वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। ये 20 मिनट आपकी पॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए है। ये 20 मिनट आने वाले एग्जाम्स में आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो, इसके लिए है। इस 20 मिनट में मैं 4 सवालों पर चर्चा करता हूँ और 4 सवालों में आपको ऐसी 40 बातें बताता हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 20 मिनट निकालना है। आप कभी भी निकाल के देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 7 ही बजे देखिए, लेकिन दिन में समय 20 मिनट जरूर निकालिए। अगर आप कंटिन्यू ये क्लास करते हैं, लगातार ये क्लास करते हैं 6 महीने तक, और साथ ही साथ आपने पॉलिटी पढ़ा है किताब से या कोचिंग से या कहीं भी, तो मेरा दावा है कि आप पॉलिटी में सबसे बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट टू द स्टेट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 46, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट सवाल है, तो समझिए जरा सा। आर्टिकल 39A, ये जितने भी आर्टिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं 32 को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, संविधान का भाग 4 है। और डीपीएसपी में जो प्रोविजन किए गए हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी है नहीं है, यानी नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी किसी भी न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, किसी भी न्यायालय में ये बाध्यकारी नहीं है, बल्कि ये राज्य के लिए निर्देश है, राज्य के लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं कि राज्य अपनी नीतियों में या कानून बनाते समय इन्हें शामिल करे। यानी राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिए गए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्हीं में से एक आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। 39A राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य इक्वल जस्टिस, समान न्याय। आज भी हमारे भारत देश में बहुत लोगों को सिर्फ इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि वो गरीब हैं। बहुत लोगों को सिर्फ इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता कि वो अवेयर नहीं है। बहुत लोगों को इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता कि वो जिला हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं, वकील को पैसा नहीं दे सकते हैं। तो सबको न्याय सुलभ हो सके, किसी असुविधा की वजह से, रिसोर्सेज न होने की वजह से अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वो भी अन्याय है। सब तक न्याय की पहुंच हो, सबको न्याय सुलभ हो सके, इसी भावना के तहत आर्टिकल 39A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और जिसका उद्देश्य यही है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता स्थापित हो सके। इसके एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो जो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है नालसा अधिनियम के तहत, वो भी इसका एग्जाम्पल है। लोक अदालत का गठन किया गया आर्टिकल 39A से ही इंस्पायर होते हुए, ये भी इसका क्या है, उदाहरण है। आर्टिकल 32 आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ये आपका मौलिक अधिकार है, ऐसा मौलिक अधिकार जो अन्य मौलिक अधिकारों पर सुरक्षा देता है। संविधान की सुंदरता देखिए, संविधान में आपके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए मौलिक अधिकार तो दिए ही गए, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 से आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 का पहला क्लॉज ये कहता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन के मामले में, और दूसरा क्लॉज ये कहता है कि यदि योर फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली वायलेटिंग, यानी सच में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए रिट जारी करेगा। रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश, एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर, जो कि 5 प्रकार की होती है। आर्टिकल 46, ये गांधीयन अवधारणा है, गांधीयन कॉन्सेप्ट है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है। ये राज्य से अपेक्षा करता है कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी और अदर जो वीकर सेक्शन है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी सुरक्षा का प्रबंध राज्य करे। आरक्षण अनुच्छेद 46 से प्रेरित है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अनुच्छेद 46 से प्रेरित है। 45, आर्टिकल 45 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मॉडिफिकेशन हुआ, और अभी इसमें यह लिखा हुआ है
कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान राज्य करे। यानी राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करे, देखभाल का प्रावधान करे। तो आप आंगनबाड़ी स्कीम कौन से आर्टिकल से प्रेरित है? 45। डीपीएसपी को पढ़ने का तरीका ही यही होता है कि आप उसे स्कीम से, कानून से, योजनाओं से, नीतियों से लिंक करें। डीपीएसपी के आर्टिकल रटे नहीं जाते, रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा और कभी समझ विकसित नहीं होगी। आप उन्हें योजनाओं के साथ अगर लिंक करेंगे, नीतियों के साथ लिंक करेंगे, तो चीज़ें याद भी रहेंगी और वैल्यूज को भी समझ पाएंगे, उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। और संविधान, जब तक आप उद्देश्य नहीं समझेंगे तब तक आप जितना पॉलिटी संविधान रट लीजिए कोई फायदा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव को समझिए, हर चीज़ का उद्देश्य अगर आप समझेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम रट जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य नहीं समझेंगे तो कितना भी आर्टिकल रट लीजिए, कितना भी कॉन्सेप्ट रट लीजिए, कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ के ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास किया करिए कि आखिर क्यों आया ये, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, समाज में ये क्या दे रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आर्टिकल 39 है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांतों में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, गो हत्या पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रोविजन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 36 से लेके 51 तक जो प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, यानी जो प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 भाग में क्लासिफाई किया जाता है। हालांकि ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल की जो भावना है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो इतिहास है, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफाई किया जाता है। ऐसी बातें जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करती हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, यानी हम उन्हें समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करती हैं, जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 39 समाजवादी सिद्धांत है, 41 समाजवादी सिद्धांत है, 42 समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, और ऐसी बातें जो गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, वो गांधीवादी सिद्धांत हैं। जैसे 40 पंचायत गांधीयन सिद्धांत है, गोहत्या बैन करना ये गांधीयन सिद्धांत है ना, नशीले पदार्थ का प्रतिबंध करना ये गांधीयन सिद्धांत है। तो ऐसी बातें जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, यानी गांधीवादी सिद्धांत है। और ऐसी बातें जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं वो लिबरल प्रिंसिपल हैं, जैसे अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। तो ये लिबरल प्रिंसिपल है, यानी उदारवादी सिद्धांत है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए कि संविधान के अनुसार 40 गांधीयन है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना गांधीयन प्रिंसिपल है, गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान में नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया जाए कि पंचायत की अवधारणा जो अनुच्छेद 40 में है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन संविधान के अनुसार पूछे तो गलत, क्योंकि ये वर्गीकरण कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी संविधान में नहीं है। तो आइए इधर आते हैं, पंचायतों का संगठन 40 है, आर्टिकल 40 है, ये गांधीवादी अवधारणा है, गांधीवादी प्रिंसिपल है। गांधी जी इसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सबसे बड़े समर्थक थे भारत में। अनुच्छेद 40 राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य पंचायतों का गठन करे। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका उदाहरण है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका आर्टिकल 39 का कॉन्सेप्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट स्थापित किया जाए, ऐसे राज्य से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, राज्य से अपेक्षा की जा रही है। ये भी आपका क्या, समाजवादी प्रिंसिपल है, यानी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है आपका। गो हत्या का प्रतिबंध है, अनुच्छेद 48 का कॉन्सेप्ट है, ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीवादी अवधारणा है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में गौहत्या बैन, मध्य प्रदेश में बैन, राजस्थान में बैन इसका एग्जाम्पल है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 43V है, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपका गांधीयन कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा समाजवादी सिद्धांतों में शामिल है? तो इसमें तीन तो गांधीयन है। तो समाजवादी सिद्धांत में कौन शामिल होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, और यही आपके लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है, यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा है, इसने भारत के संविधान में भाग 9B जोड़ा। ठीक है, यानी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्ट 9B जोड़ा गया। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सवाल है। आजकल ये ट्रेंडिंग में है, सहकारी समिति से सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ भी देख लिया करिए कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। कभी कभी होता क्या है कि सत्य असत्य के चक्कर में भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो सहकारी समितियों की यदि आप बात करें तो सहकारी समितियां हमारे भारत देश में गरीबी हटाने के लिए, साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन और उनका प्रमोशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अमूल दूध आपने सुना होगा, इतना बड़ा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास अपनी कोई भैंस नहीं है। यह है कोई भैंसिया उसके पास नहीं है। लेकिन सोचो कि गांव-गांव से दूध इकट्ठा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गठित हैं, उनके थ्रू वो अमूल फैक्ट्री तक पहुंचता है, वहाँ फिल्टर होता है, फिर बिकता है। लिज्जत पापड़ गांव में महिलाएं बनाती हैं, कलेक्ट होता है, ब्रांडिंग करके बेचा जाता है। नवरत्न अचार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तर्ज पे कलेक्ट होता है, फिर बेचा जाता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसीलिए इसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास संविधान संशोधन के थ्रू किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह बदलाव किए गए। पहला कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, जो कि आपका राइट टू क्रिएट एसोसिएशन यानी संघ बनाने का अधिकार है या संगम बनाने का अधिकार है, संघ या संगम बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। इसी में ये भी लिख दिया गया कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार यानी राइट टू क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपका क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा, यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार होगा। तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा, गारंटीड राइट होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। ठीक है, ये भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही आया, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आया। साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन के द्वारा 9B, पार्ट 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति संबंधी प्रावधान किए गए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे कि आर्टिकल 43B, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 43B जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों के लिए राज्य से अपेक्षा कर रहा है कि राज्य सहकारी समितियों का निर्माण करे, सहकारी समितियों का प्रमोशन करे, उससे उसके विकास से संबंधित प्रावधान कौन करे? राज्य करे। ठीक है, तो अगर आप इधर देखें, सवाल पर आए तो सवाल में सबसे पहला स्टेटमेंट 97वें संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने भारत के संविधान में 9 जोड़ा यानी 9B जोड़ा, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि छठी अनुसूची उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 10th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची
कि कानून न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त हैं, यानी नाइन्थ शेड्यूल लॉज और इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णतः मुक्त है, तो इसके चक्कर में भी गलत सही होने की संभावना होती है। तो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं ये एक जनरल स्टेटमेंट है, पूर्णतः मुक्त हैं तो उसका अलग सेंस निकलेगा। तो नाइन शेड्यूल लॉज आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं, सिर्फ इतना करके आप समझिए। पूर्णतः मुक्त होता तब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। तो तीनों स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला पहले स्टेटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। अनुसूची की यदि आप बात करें तो ऐसी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकती थी, जो बहुत बड़ी थी, उन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लिस्ट बनाकर रखा, जिसे हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं, अनुसूची के नाम से जानते हैं। अनुसूचियों में छठी अनुसूची की बात हो रही है, तो पांचवी और छठी अनुसूची जो आपकी है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य हैं, जिनके बारे में कल की क्लास में बताए थे। वो 10 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरिया हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित है। और ये जो आपकी छठी अनुसूची है, ये मेरे भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अगला मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित आपकी ये छठी अनुसूची है। तो ये बिल्कुल सही है। टेंथ शेड्यूल आपकी बाद में ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐड की गई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित। ये दल बदल कानून से संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून यानी दल बदल के मामले में संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का आधार बताता है। यानी दल बदल कानून ऐसे ग्राउंड्स बताता है कि जब कोई सदस्य दल बदल करता है तो अयोग्य होगा। कब अयोग्य होगा, इन आधारों को बताता है। इसका उद्देश्य यही है कि दल बदल रोकना। लोग राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में एक पार्टी से दूसरे पार्टी चले जाते थे, जिससे सरकारों में अस्थिरता आती थी, है ना, सरकारें गिर जाती थी, इससे पॉलिसी पैरालिसिस आता था, नीतियों का क्रियान्वयन रुकता था। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए, आया राम गया राम की स्थिति को रोकने के लिए, हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, एक ही दिन में 2 बार पार्टी बदल लिए। तो ऐसे स्थितियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। और दल बदल कानून में वो आधार बताए गए कि जब कोई व्यक्ति दल बदल करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। कौन से ऐसे आधार थे? तो इसमें आधार है सबसे पहला कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पार्टी बदल लेता है तो दल बदल कानून के दायरे में आएगा। अगर कोई निर्दलीय सदस्य है यानी इंडिपेंडेंट जीत कर आया है, वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तब वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो सकता है। यदि आप पार्टी निर्देशों का पालन न करें यानी पार्टी व्हिप जिसे आप कहते हैं, पार्टी ने ये जारी किया, पार्टी के सचेतक ने ये जारी किया कि भाई आप इस पर्टिकुलर विल के पॉजिटिव में वोट करिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के निगेटिव में वोट करके चले आए, तो ऐसे में पार्टी के खिलाफ यदि जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ यदि आप वोटिंग कर रहे हैं, तब दल बदल कानून वहाँ प्रभावी होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पर क्या होता है, प्रभावी होता है। कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो वहाँ दल बदल कानून प्रभावी होता है। तो ऐसे ये 4 आधार होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे स्पीकर पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं तो वहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो दल बदल कानून, हाँ एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, ये भी बड़ा ट्रैप बनाता है एग्जामिनेशन में, कि दल बदल कानून के तहत यदि कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेता, ध्यान रखिएगा, स्पीकर चेयरमैन लेता है। ठीक, दल बदल के अलावा बाकी मामलों में राष्ट्रपति निर्णय लेता है, लेकिन दल बदल के मामलों में अयोग्यता का निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची के देखो, 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संशोधन के द्वारा बनाई गई। 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाई गई। 9वीं अनुसूची का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि कोई कानून यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ये चेक नहीं कर पाएगा कि यह संविधान के पक्ष में है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने का राइट कोर्ट को नहीं होगा। शुरुआत में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट आ रहे थे, भूमि सुधार अधिनियम आ रहे थे, और वो कोर्ट में चैलेंज हो रहे थे, जिससे बड़ी समस्या आ रही थी, संसाधनों के वितरण में समस्या आ रही थी। तो इसीलिए पंडित नेहरू गवर्नमेंट ने ये 9th शेड्यूल बनाई फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा कि भाई इसमें अगर कोई कानून डाल दोगे तो उसका रिव्यू नहीं हो पाएगा।
तो कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए ये है। लेकिन 2007 में एक केस आया जिसका नाम है अय्यर कोयलो केस, और अय्यर कोयलो केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है तो उसका रिव्यू हो सकता है, चाहे वो भले 9वीं अनुसूची में डाला गया हो। तो यहां दो बातें निकल कर आएंगी। क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की समीक्षा नहीं होगी? तो अगर सामान्यतः ये स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे पूर्णतः लिखते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची में भी इंसर्टेड लॉज की जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करे, यानी अगर वो संविधान के मूल ढांचे का हनन करे। क्लियर है? तो यहाँ पर तीन के तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। डी इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और ये शो देखिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए। इस शो को हिट कराने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझसे बातचीत करने के लिए, फॉलो करने के लिए आप यहाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपडेट्स के लिए स्टडी IQ के इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है आरंभ, और इस समय चल रहा है आरंभ 17.0। आरंभ 17.0, इसमें एडमिशन कल क्लोज हो रहा है, यानी 17 तारीख को एडमिशन क्लोज होगा। ये एक फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। प्री मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे की क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है, करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, और किताबें आपके घर जाती हैं। एक फाउंडेशन का बैच, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच आपको फ्री दिया जाता है, एक आंसर राइटिंग का बैच, एक NCERT का बैच फ्री दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है। हाँ, प्रोग्राम में यदि आप इनरोल करेंगे तो 50% डिस्काउंट पाने के लिए आप ये कोड अप्लाई करिएगा, VL लाइव। भाई देखिए, हर अध्यापक का अपना कोड होता है, ठीक है? VL लाइव। आप किसी भी अध्यापक का कोड लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अध्यापकों का ही लगाइएगा। अध्यापक का लगाने पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप किसी का लगाइए, मेरा लगाइए, विवेक सर का लगाइए, योगी सर का लगाइए, किसी का भी कोड आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप किसका कोड लगा रहे हैं। कैसे एनरोल कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना होगा StudyIQ.com की वेबसाइट पर। यदि आप StudyIQ.com की वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे मैं देखो गूगल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ StudyIQ पर गया, यहाँ देखो ये साइट मैंने ओपन की है। यहाँ जाने के बाद आप जाइए, देखिए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर जाइए, स्टेट PCS लिखा है, उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखो आपको ये बैच दिखाई पड़ रहा है, इस पे बाई नाउ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लगाइएगा, डिस्काउंट लीजिएगा, परचेज कर सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, कंप्लीट काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। हालांकि जिस नंबर पे आपको कॉल करना है वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो कौन से नंबर पे आप कॉल करें। स्टेट PCS पे जाइए, उत्तर प्रदेश पे जाइए। उत्तर प्रदेश पे जाने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से आ रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर, ये है यूपी। उत्तर प्रदेश पे जाके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे यूपी पे, ठीक, तो यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की डिटेल और ये नंबर है 9289996923, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना।